द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, रोज़ नहीं घटती हैं। कभी 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में कहीं कोई तूफान आ जाता है, कोई समुद्री तूफान आता है, कहीं भूकंप होता है। हालांकि ईश्वर ना करे, मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। कहीं राजनीतिक परिवर्तन आते हैं, कहीं पर युद्ध होता है। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और ये छोटे मोटे युद्ध तो होते ही रहते हैं। और गल्फ जो है, जो मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, उसमें तो होता ही रहता है खटका, ये सब युद्ध चलता ही रहता है। और अमेरिका के जो चुनाव थे वो भी हर 4 साल में होते हैं चुनाव, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही महत्व था, चर्चा का विषय ज़्यादा रहा अमेरिका का चुनाव। वरना हर बार इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, और जो जीतने वाला होता है उसके लिए आ जाता है कि भाई ये जीत रहा है, फला जीत रहा है, मतलब बस। अब की बार ईगरनेस ज़्यादा थी, ईगरनेस भी ज़्यादा थी। अब की बार बहुत ज़्यादा ईगरनेस थी लोगों की, और लोग ये सोचते थे कि फला आ गया तो क्या होगा, फला आ गया तो क्या होगा। 2 कैंडिडेट थे जिनमें सीधी टक्कर थी। मैडम कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों में जो टक्कर थी, बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कड़ी टक्कर साबित नहीं हुई, वो बहुत आसान चुनाव साबित हुआ। मतलब ट्रंप साहब एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीते हैं, और दुनिया ने, अमेरिकन्स ने भी, चूंकि उन्होंने तो वोट ही दिया था इनको, मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने तो वोट ही दिया था, उनको तो खुशी होनी थी। लेकिन कुल मिला के ले दे के पूरे विश्व समुदाय ने भी इस बात से खुशी जताई है कि ट्रंप साहब जीत गए, क्योंकि कमला हैरिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, और ख़ास तौर से वो भारतीय मूल की महिला है। भारतीय मूल की होते हुए भी वो भारत के विरुद्ध थी, उनकी आत्मा, दिल, मन सब भारत के खिलाफ था। कश्मीर से धारा 370 उठाई गई तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो भारत सरकार के और देश की संसद के इस निर्णय के खिलाफ बोली थी। मतलब तो ये बहुत अच्छा रहा कि ट्रंप साहब जीत गए। मिस्टर ट्रंप इज फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी, मोदी जी के दोस्त हैं मतलब ट्रंप साहब। अब आगे क्या होता है ये तो राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक इक्वेशंस बताएंगी, लेकिन खैर ये बात रही। हमें तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विचार करना है, हमारे शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है कि इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे देश के शेयर बाजारों पर क्या प्रभाव होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, हमारे देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव होगा। इन सब चीज़ों पे हमें विचार करना है। कल तो बहुत जल्दी थी, लेकिन आज तसल्ली से विचार करेंगे। कल दिन भर जैसे ही, मतलब ये बात सुबह से ही ताज़ा थी बाजार, चूँकि संकेत आने लग गए थे मिस्टर ट्रंप इज लाइकली टू विन द इलेक्शन, तो सुबह से ही ठीक थे बाजार, ग्रीन में थे। रात को भी ग्रीन में थे अमेरिकन मार्केट्स। और जैसे ही ये घोषणा हुई कि ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले, वैसे ही बाज़ारों के अंदर बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया, और उस सैलाब का परिणाम ये रहा कि बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हुई, और आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी तेज़ी आईटी सेक्टर में आई, और वो तेज़ी थी 1620 पॉइंट इंडेक्स बढ़ गया, आईटी इंडेक्स बढ़ गया। 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी आई, जो एक हिस्टोरिकल तेज़ी थी। ऐसा कभी कभी होता है, मतलब आईटी सेक्टर हालांकि एक तूफानी सेक्टर है, सबसे सेफ सेक्टर है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग सेक्टर है। चाहे अमेरिका की शेयर बाज़ार हो, चाहे हिंदुस्तान की शेयर बाज़ार हो, इनके इतिहास में आईटी सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी, आईटी सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। मतलब लेकिन दिया है किनको? इन्वेस्टर्स को दिया है, सटोरियों को, ट्रेडर्स को, एफएंडो को, इनको नहीं दिया है। इनमें तो कोई लक के आदमी हो, ले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है वो सब। सट्टे के अंदर लक काम करता है, या बहुत बड़ा पैसा जो होता है वो काम करता है। अदरवाइज सट्टे के अंदर आम आदमी जो है, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान है, कितना ही पढ़ा लिखा है, वो नहीं जीत सकता।
अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, अच्छा अब हम चलते हैं। देखिए कल फिर शाम को देखा मैंने, सोना 5,000 रुपये थोड़ा गिर गया। मतलब हालांकि एक दिन पहले भी गिरा था, तो कल और परसों का 5,000 रुपये तोला की गिरावट आ गई। चांदी 10,000 रुपये किलो गिर गई। और शेयर्स रात को अमेरिकन मार्केट्स में भी, जो अमेरिका शेयर थे, अमेरिकन शेयर हैं, उनकी पोजीशन बताता हूँ। डो जोन्स 1508 पॉइंट तेज हुआ, S&P 146 पॉइंट तेज हुआ, और नैस्डैक 532 पॉइंट तेज हुआ। और अभी भी दिन के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी, फ्यूचर में ऑप्शन नहीं, फ्यूचर दिन में फ्यूचर ही होता है यूएस में, 97 पॉइंट डो जोन्स तेज है, और 58 पॉइंट नैस्डैक तेज है, और 11 पॉइंट S&P तेज है। तो तेजी वहाँ अभी भी कायम। और कल भारतीय बाजारों में जो तेजी आई थी, वो तेजी आज वॉश आउट हो गई। 800 पॉइंट सेंसेक्स गिरा हुआ है, 835 पॉइंट गिरा हुआ है, 1.04%। निफ्टी 265 पॉइंट गिरा हुआ है, 1.09 गिरा हुआ है। हम परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। खाली मैं बाजार की नकल करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब वी आर रीचिंग, आई एम स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स टू रीच ऑन सर्टन पॉइंट, टू कंक्लूड व्हाट टू डू एंड व्हाट कैन हैपन। उस पर मैं विचार करूंगा, उस पर मैं मेरा वक्तव्य दूंगा, मेरे विचार व्यक्त करूंगा उस पर। मैं ये खाली गप लड़ाने की और गाल बजाने की बात नहीं करता हूं मैं। अच्छा, अब बैंक निफ्टी 422 पॉइंट गिरा हुआ है, 0.85। मिड कैप 0.18% गिरा हुआ है, 100 पॉइंट से गिरा हुआ है। और स्मॉल कैप 32 पॉइंट से गिरा हुआ है, 0.17% गिरा हुआ है। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट कम आएगी। तो ये साबित करता है। और आईटी इंडेक्स 484 पॉइंट गिरा हुआ है, 550 तक पहुंच गया था, माइनस ये 1.15% गिरा हुआ है। और मेटल, जिसमें सबसे ज़्यादा भक्ति दर्शाई जा रही है टीवी एंकर्स और एनालिस्टों के द्वारा, किसी ना किसी तरह जो ऑपरेटर्स फंसे हुए हैं उनका माल ले हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर ले खरीद ले। अरे भले आदमियों, जब है ये पोजीशन तो मैं बताता हूँ अभी आपको। मेटल 208 पॉइंट गिरा हुआ है, 2.17% गिरा हुआ, हाईएस्ट गिरावट मेटल में है। और ये जब है, इतना अप्रिशिएट मेटल सेक्टर को जब किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है चलेंगे सिर्फ 2 शेयर आईटी और मेटल चलेंगे। और मेटल की सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आए। लेकिन चाइना का रेफरेंस देके कि चाइना बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहा है, उस पैकेज के कारण इंडियन मेटल सेक्टर उठ जाएगा, शेयर उठ जाएंगे, मेटल में तेजी आ जाएगी। मेरे गले नहीं उतरती है, मैंने काफ़ी एनालिसिस कर लिया है, काफ़ी एनालिसिस किया है। मैं आपसे ही बता रहा हूँ। आप देखिए, चाइना के बाजार में आज ये 1.5-2 महीने तो चलते हो गए बातचीत कि चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है। ये बात सही है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन ये डिटेल्ड उसका जो अलोकेशन है, सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, कोई एलोकेशन सामने अभी तक नहीं आया। और ज़रा सा इशारा मिलता है कि मेटल सेक्टर तेज होगा। किसी तरह जो ऑपरेटर्स के गले में फंसा हुआ है वो किस तरह बिक जाएगा ले में। अब आप देखिए, ट्रम्प साहब जीते तो कि साहब चाइना को एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा और बस मेटल सेक्टर तेज होगा। तेज करो साहब, मेटल तेज होता नहीं है, मामूली सी ग्रीनिश दिखाते हैं ताकि ये सोच के हाँ भाई ये तेज होगा, कोई ले और बिक ही रहा होगा धीरे धीरे माल उनका। जब उनका माल खत्म हो जाएगा उस दिन मेटल सेक्टर मिट्टी हो जाएगा। इस तेजी की खास बात ये रही पिछले जो 1.5 साल में इंडिया में तेजी आई कि जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आशाएं थी, इंफ्रा और मेटल, ये 2 सेक्टर नहीं चले। चला केवल पावर चला और कैपिटल गुड्स चला। और कैपिटल गुड्स में भी वो कैपिटल गुड्स चला जो पावर सेक्टर के अंदर जिस
जिस प्लांट एंड मशीनरी का, जिन इक्विपमेंट्स का उपयोग होता था। बाकी कैपिटल गुड्स भी नहीं चले। तो ऐसी सूरत में एक तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर से हाथ जोड़ के रहें, क्योंकि शेयर्स की कोई कमी नहीं बाजार में, एक से एक शेयर मिल जाएंगे आपको। और ऐसी ऐसी धोखाधड़ी है, आप बताओ, मैं क्या बताऊं आपको। अभी चंबल फर्टिलाइजर के रिजल्ट आया, आज बताया ये गया कि साहब 48% प्रॉफिट बढ़ के आए हैं। मैंने उसको प्रॉफिट को खोल के देखा, मैं भी चौंका, एकदम से प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, फर्टिलाइजर में ऐसी क्या खास बात आ गई। तो पाया ये गया कि 201 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कंपनी ने घटा के बताई। तो प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया, एक्सपेंडिचर घट गया उससे, तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ना था। अरे मैंने कहा ये तो माँ खोटा काम है, ये तो मूर्ख बना रहे हैं। टीवी पे बता रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर का प्रॉफिट 48% बढ़ा। अब मेरी बात सुन लेंगे टीवी वाले, मुझे गालियाँ निकालेंगे कि ये पोल क्यों खोलता है हमारी, और कंपनी चंबल फर्टिलाइजर भी सुनेगा, मुझे गालियाँ देगा मतलब। लेकिन अब मेरी आदत तो खराब है, मैं तो स्पष्ट कहे बिना रहता नहीं। और मैं यही हमेशा कहता हूँ कि कंपनी की ये जो ROC ये सब फर्जी है, बेकार है करना। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जांच करो सबसे पहले। EPS भी गलत है, खाली EPS को देख लेना, वो भी गलत है। अब आप बताइए चंबल फर्टिलाइजर के अंदर ये 201 करोड़ रुपए का EPS में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया मतलब। तो वो सब मत कीजिए। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात भरोसा करता हूँ कि मैं ओरिजिनल रिजल्ट को खोल के देखता हूँ, डिटेल रिजल्ट को BSE की साइट पर। उसके बाद ही मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी हो चुकी है। कभी जल्दीबाजी में कोई शेयर खरीदा, रिजल्ट शानदार आया, और यार खरीदो इसके 5000 शेयर, खट देखा 10-20 मिनट बाद उसे, घंटे आधे घंटे बाद वो शेयर गिर जाता है मतलब। रिजल्ट खोल के देखा, यानी मैं देख तो पहले लेता हूँ, लेकिन मैं खरीद चुका होता था पहले, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अनलेस आई सी द रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट ऑन द BSE साइड और ऑन द कंपनी साइड, आई डोंट टेक एनी एक्शन। खराब रिजल्ट हो चाहे अच्छा रिजल्ट दिखावे टीवी, मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूँ। उसके एक एक कण कण को एग्जामिन करता हूँ। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि ये ROC में तो इस प्रकार की जो फर्जी प्रॉफिट शामिल है मतलब, और EPS में भी शामिल है। मैं तो मेरी EPS अलग से निकालता हूँ, बैलेंस शीट को कैलकुलेट कर, और ये ऑपरेटर्स भी यही करते हैं। ये भी EPS को अपने अलग स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, अपने सीक्रेट रूम में, डार्क रूम में कैलकुलेट करते हैं। लाइट चार्ज लेते हैं, मतलब डार्क रूम का मतलब ये नहीं अंधेरा रहता है, लेकिन वो सीक्रेट रूम है, किसी को हवा भी नहीं लगती। सच्चाई क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाइयाँ, कि ये 201 करोड़ रुपए चंबल फर्टिलाइजर के अंदर इन्वेंट्री को माइनस करके गलत प्रॉफिट बताया गया। खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि ये जो भूचाल आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, भारत में आ रहा है, सोना गिर रहा है, चांदी गिर रहा है। देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना देश में घटेगी, दुनिया में घटेगी या देश में घटेगी, तो कंपन पैदा होती है, कंपन पैदा होगी, वाइब्रेशन आएगा, भूकंप आओ, चाहे समुद्री तूफान आओ, चाहे कोई युद्ध हो, चाहे कोई बड़ा VIP की डेथ हो जाए, कोई बहुत बड़े पॉपुलर लीडर की डेथ हो जाए। जैसे इंदिरा जी की जब डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, वो मिसेज इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ओन गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने कहा था कि जब उपद्रव हो गए दिल्ली में, खैर उनको कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उन उपद्रवों पर बड़ी दुखद घटना थी। तो राजीव गांधी ने उसके बाद जब बोले, अपना भाषण दिया था कुछ दिन बाद में, तो उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ धरती पर गिरता है टूटकर, तो धरती हिलती ही है। तो इन दी सेम वे जो प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन है, बहुत बड़ी घटना है। इसके परिणाम क्या होंगे, और ट्रंप साहब की अब पॉलिसी क्या होंगी। पहले की पॉलिसी को देख करके कह रहे हैं, पहले की पॉलिसी अगर अच्छी होती तो जिताया क्यों नहीं, हरा क्यों दिया ट्रंप साहब को। तो पॉलिसी अच्छी थी, ठीक थी, कुछ अच्छी थी, कुछ खराब थी, लेकिन सवाल ये कि अब क्या पॉलिसी लगती है। अगर पहले की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें, तो एक तो देश के फार्मा सेक्टर को खतरा है पूरा। जो इंडियन फार्मा कंपनियां फ्लेयर अप कर रही हैं, इनको एक खतरे की संभावना है। मैं खतरा होगा ही होगा, ये निश्चित नहीं है, हो सकता है।
और वो खतरा क्या है कि इन्होंने एक 40 पेज का ऑर्डर जारी किया था फार्मा सेक्टर के लिए। पिछली जो टर्म, जिस टर्म में हारे थे चुनाव, उस चुनाव के करीब 5 महीने पहले उन्होंने एक वो ऑर्डर जारी किया था फार्मा सेक्टर के लिए, और उसी का परिणाम था कि इंडियन फार्मा सेक्टर खास तौर से इंडियन फार्मा जिंदा एक्सपोर्ट के पीछे, और वो भी खास तौर से अमेरिका के पीछे जिंदा है। इंडियन फार्मा सेक्टर बैठ गया था, भाव गिर गए थे, प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी। यानी कि आपको मैं क्या बताऊं, ये जो ल्यूपिन का रेट 2100 रुपये से गिर के 450 रुपये आ गया, सन फार्मा का रेट 1350 रुपये से गिर के 400 रुपये आ गया, सिप्ला का रेट 750-800 रुपये से गिर के 350 रुपये आ गया, डॉक्टर रेड्डी का लेब का 5500 रुपये से गिर करके और 1900 रुपये आ गया। तो इंडियन फार्मा सेक्टर की यह हालत हो गई थी। वो ऑर्डर ये था कि एक तो जो गवर्नमेंट परचेज जितनी भी दवाओं की, उसमें अमेरिकन कंपनीज को 25% प्राइस प्रेफरेंस वॉज अलाउड। यानी इंडियन कंपनी देगी 77 पैसे में कोई दवा टेंडर में देती है, 77 पैसे में दवा देंगे, और अमेरिकन कंपनी देगी हम 99 पैसे में देते। 22 पैसे ज़्यादा में दिया ना अमेरिकन कंपनी ने, उसके बावजूद भी अमेरिकन कंपनी का टेंडर मंजूर होगा। प्राइस प्रेफरेंस का मतलब ये है। अनदर थिंग, उन्होंने प्राइस रिडक्शन के कई कैलकुलेशन कर दिए थे, यूएसएफडीए को कई डायरेक्शन दिए थे, तो इंडियन कंपनीज हिल गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, प्राइसिंग प्रेशर आ गया था इन पर, इनकी प्राइसिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया था। तो इंडियन फार्मा सेक्टर को सबसे बड़ा खतरा है। ये मैं नहीं कहता हूं कि अब होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखिए, इस पर अटेंशन पे कीजिए, अलर्ट रहिए। अगर इस प्रकार की कोई बात सुनते हैं आप, कोई ऑर्डर जारी होता है, अमेरिका में कोई इस प्रकार की चर्चा चलती है, तो देख लीजिए, अकॉर्डिंगली एक्शन ले लीजिए। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अलर्ट इज ऑलवेज गुड। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो उनका ऑफिशियल स्पीच भी नहीं आया है। नंबर 2 बात, इंडियन आईटी सेक्टर का क्या होगा। इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में मैं बताता हूँ कि इंडियन आईटी सेक्टर अमेरिका के लिए कोई लग्जरी नहीं है। फार्मा भी लग्जरी नहीं है, इट इज़ ए नेसेसिटी, क्योंकि इंडिया सस्ती दवाएं देता है और अमेरिका में दवाएं इतनी ज़्यादा बनती नहीं हैं, दवाएं इंडिया से जाती हैं, जेनरिक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से इंडियन आईटी सेक्टर इज ए नेसेसिटी ऑफ यूएस। विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज, यूएसए द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क प्रॉपर। इट इज ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है और IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है, गूगल है, और ये एमेजॉन है, और एक एनवीडिया और जंतु पैदा हुआ है अभी, ये सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो फॉर्म छापने वाले हैं, उस फॉर्म को भरने वाली तो इंडियन कंपनीज हैं। मतलब यानी कि मशीन तो बना दी, लेकिन उस मशीन को चलाने वाले आदमी नहीं है अमेरिका में, चलाएंगे तो इंडियंस उसको। तो दिस इज द पोजीशन विद इंडियन आईटी सेक्टर। तो इन्होंने कोशिश की थी कि बी इंडियन बी अमेरिकन यूज अमेरिकन। तो पिछली टर्म में इन्होंने क्या किया था कि इंडियन आईटी कंपनीज की ग्रोथ को रोकने के लिए एक काम कर दिया था कि जो H1B वीज़ा पर है, उनकी जो एनुअल पैकेज है, सैलरी पैकेज है, वो $1,60,000 मिनिमम तय कर दिया था। अभी 80,000 है, 90 है, 1 लाख है, 1,10,000, 1,20,000। IIT इंजीनियर को शुरू में 1,20,000 देते हैं, बाकी को 80,000 से 1 लाख के बीच में देते हैं। तो ताकि महंगा हो जाए, ताकि वहाँ की जो कंपनीज हैं वो इंडियन H1 वीज़ा के इंडियन एम्प्लॉयज़ को ना रखें तनख्वाह पे। और इंडियन कंपनीज ने भी जो अमेरिका में अपने आदमी डिप्यूट कर रखे हैं, डिप्यूट ना कर पाए। तो अल्टीमेटली द प्रायोरिटी, द अमेरिकन्स विल टेक द प्रायोरिटी। लेकिन ये भूल गए थे ट्रम्प साहब कि अमेरिका में मैन पावर है ही नहीं। अगर ये मैन पावर अमेरिका में होती तो इंडियंस को कौन पूछने वाला था बेचारों को, बताओ आप। इंडिया इज द लीस्ट प्रायोरिटी। ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं इंडिया पे। इंडियन इंजीनियर्स को, इंडियन सॉफ्टवेयर को खरीद करके या इंडियन फार्मा को खरीद करके, दवाओं को खरीद करके, ये अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है।
It is a necessity, it is a compulsion, it is a pressure, it is a alternate problem, alternate less, विकल्पहीन स्थिति है। तो वो पार नहीं पड़ी। अमेरिकन कंपनीज गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में स्टे कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? इट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन कंपनीज। The order of the Trump administration was totally stayed, and the order was thrown in the waste paper basket. इसलिए आईटी सेक्टर को तो कोई खतरा नहीं। जबकि अब की परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं आया। तो ये जो बकवास करते हैं जो लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, बकवास करते हैं सब। देयर इज नो डेंजर टू द इंडियन आईटी सेक्टर सो फार द अमेरिकन बिजनेस इज कंसर्न। फार्मा सेक्टर में कुछ कर सकते हैं। प्राइस, इंडियन कंपनीज का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि इनकी दवाएं बिकेंगी अमेरिका में। अब जब बिकेंगी अमेरिका में तो वो ये कंपल्सन कर सकते हैं कि साहब कोई प्राइस, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ला सकते हैं, कोई और बैरियर लगा सकते हैं, कुछ भी है। सरकार के हाथ में दुनिया भर की पावर से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंडियन आईटी को कोई खतरा नहीं। दिस आई कैन से। अनदर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल, दीज आर ऑल फंडामेंटल ऑफ द शेयर मार्केट ऑफ सर्टन सेक्टर्स। अब सवाल ये है कि भारत के बाजारों में तो तेजी तो कल जो आई वो टिक नहीं आई, फिजल आउट हो गई वो तो। और कल की तेजी में बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो इंडियन आईटी की तेजी का था, आईटी इंडेक्स की तेजी का था वो हिस्सा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि सरकार, अब 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए, कोई चिंता मत करना आप लोग, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको नींद आराम की आएगी मेरी बात सुनने के बाद में। आई एम ए वेल एक्सपीरियंस्ड मैन हैविंग, मैंने साधना और तपस्या की है, दौड़ा रमाया है मैंने मेरी ज़िंदगी में। मैं उसका परिणाम देना चाहता हूँ आपको, उसका जो एसेंस है आई एम डिलीवरिंग टू यू इन ए वेरी सिंसियर, क्लियर एंड स्पेसिफिक मैनर। मतलब तो अब आप देखिए क्या है, अब आप क्या करें। गवर्नमेंट का फोकस इंडियन इकोनॉमी के प्रति, इंडियन इंडस्ट्री के प्रति कोई चेंज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं आए, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, कोई फिजिकल लेवेज में चेंजेस नहीं आए। इन सब कारणों से दिस आई कैन से दैट इंडियन इंडस्ट्री विल नॉट बी क्रैश डाउन, द शेयर मार्केट विल नॉट बी क्रैश्ड। 1 या 2 क्वार्टर की वर्किंग खराब आ गई डजेंट मीन दैट मार्केट विल बी रुइंड। मार्केट ढीला पड़ेगा। देखिए, जिन कंपनियों की वर्किंग खराब आई है उनका मार्केट ढीला पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन कंपनियों के अच्छे परिणाम आए वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। एक तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है, उस हालत में किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए तो खराब आए तो सब ऑल विल बी क्रैश डाउन। लेकिन जो एक ये बुल फेज करेक्शन है, मतलब बुल फेज इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू कर रहा है ये भी, तो इसमें जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए वो ढीली पड़ जाएंगी, और जिन कंपनियों के रिजल्ट आए वो थोड़े से टाइम बाद, अगर ठीक है जनरल थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर है, जनरल प्रेशर है, जैसे ही ये प्रेशर खत्म होगा, ये रिजल्ट सीजन खत्म होगा, उसके बाद जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए दे विल स्टार्ट गोइंग अप। वो ऊपर बढ़ेंगी वो कंपनी। और उसमें कौन सी कंपनी बढ़ेंगी, कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, दिस आई कैन से। एक तो डिफेंस सेक्टर की ये 4-5 कंपनियां हैं, ये कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ रही हैं, आ चुकी हैं करीब मान लीजिए। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, मझगांव है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक भारत फोर्ज है। ये जो हैं, ये क्या नाम इसको, भारत फोर्ज जो है ना, वो कौन से वो प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छी कंपनी है भारत फोर्ज। ये भी डिफेंस सेक्टर में और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी फोर्जिंग के अंदर बहुत बड़ा स्टेक रखती है। इट इज़ ए वेरी गुड कंपनी। एक ये भी, एक तो ये ठीक है। दूसरा, अल्टरनेट एनर्जी में वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी। वारी एनर्जी टॉप प्रायोरिटी है, प्रीमियर एनर्जी सेकंड प्रायोरिटी। और एक आईटी सेक्टर की कंपनियों में जो सक्सेसफुल कंपनी है, वेल रनिंग कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नो, LTI माइंडट्री, टेक महिंद्रा, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और ये जो आपके टाटा एलेक्सी, ये इस तरह की KPIT, इंडिजेन, दीज आर ऑल गुड कंपनीज, दे कैन बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो। और एक वो कंपनी और थी जो प्रोडक्ट बेचती है, वो कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और है, दिस इज आल्सो वेरी गुड कंपनी। और आपको एक और बता दूं,
जो ओरेकल फाइनेंस के प्रमोटर हैं, ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर ट्रम्प. यू ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट. अनदर थिंग, तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलेगा, पॉलिटिकल फेवर भी मिलेगा अमेरिका में. कुछ काम मिल जाते हैं उसमें से. हालांकि इस कंपनी को काम कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वहाँ की उनकी पेरेंट कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा. तो इसमें फार्मा पर क्वेश्चन मार्क है. और मैं आपसे एक फिर निवेदन करूंगा कि एफ&ओ मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए, जल्दी पैसा कमाने की मत सोचिए. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में पैसा लगाइए, देखभाल करके स्टडी करके पैसा लगाइए और अध्ययन करना सीखिए, हाउ टू स्टडी द शेयर्स. तो आज 25 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों के हिसाब से, तो इतना ही रहने देते हैं आज. और बाद में और चर्चाएं करेंगे, चलती रहेगी. आप मेरा वीडियो अगर आप अटेंड करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो कोई 2 लाख रुपए की फीस लेके भी नहीं बताएगा. मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ आप मेरा वीडियो देखें, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है. और ये जो टीवी, ये जो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बेनिफिट हैं, दीज आर नथिंग फॉर मी. मैं 1 महीने में जो मुझे मिलेगा उसमें एक ट्रांजैक्शन में मैं दलाली ब्रोकरेज दे देता हूँ. दीज आर वेरी पेटी थिंग्स फॉर मी. दिस इज़ माई हॉबी ओनली. और उसी तरह से है कि मैं भी कुछ सेवा तो करूँ लोगों की. मुझे शेयर बाज़ार ने बहुत कुछ दिया है, तो आई वांट टू सर्व द रिटेल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी. और इसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, शेयर बाज़ार में सब तरह के लोग हैं. बेचारे इनोसेंट भी हैं जिनको ठग लेते हैं चालाक लोग. उन सबको मैं कुछ सेवा करना चाह रहा हूँ. मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है. बाकी आप जैसा भी चाहें करें. थैंक यू. अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच.